गुड मॉर्निंग बच्चे पार्टी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज PYQ 4 करते हैं। ये है हमारा PYQ जो आज हम करेंगे। इट्स कब वाला है? हाँ, ये है 2018 का। चलो आगे बढ़े। व्हाट डू यू मीन बाय सीडिंग? पिछले PYQ में हमने बाय पढ़ा था, जिसमें फर्स्ट राउंड नहीं खेलता, वो सीधा सेकंड में आ जाता है। अब बात करते हैं हम सीडिंग की। पहले भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। आई डोंट नो इफ़ यू रिमेंबर और नॉट। PYQ में करवाया है मैंने ये क्वेश्चन। जहाँ तक मुझको याद है शायद 2020 या 17 वाले में ये था। तो अब बात करते हैं सीडिंग की। सीडिंग का मतलब है कि जो थक गई मैं तो, बैक टू बैक क्लासेस। सीडिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसे स्ट्रॉन्ग टीम्स को फिक्चर में ऐसे प्लेस किया जाता है ताकि वो टूर्नामेंट के शुरुआत में, मतलब अर्ली राउंड्स में ही आपस में ना भिड़े। मतलब अगर ये दो टीम हैं और ये दोनों ही टीम अच्छी हैं, तो ये पहले ही राउंड में अगर एक साथ भिड़ जाएंगे तो दोनों में से एक अच्छी टीम तो बाहर चली जाएगी, फिर आगे मैचेस में मज़ा नहीं आएगा। सिंपल मीनिंग ये है, स्ट्रॉन्ग टीम को अलग अलग रखा जाता है ताकि फाइनल या सेमीफाइनल से पहले ये टॉप पे रहें और एलिमिनेट ना हो जाएं। एंड ये कब यूज़ होता है? जब टीम्स का स्टैंडर्ड या रैंकिंग पहले से पता हो। जैसे तुम्हें पता है कि F टीम और I टीम, मान लो ये हर टाइम से टॉप 3 में आ रही है, टॉप 4 में आ रही है, तो इन्हें हम पहले ही रखेंगे, मतलब ये स्ट्रॉन्ग टीम है, लगातार आ रही है। तो ऐसे अब सीडिंग क्यों करते हैं? ताकि फेयर कंपटीशन रहे, जल्दी टीम्स ना अच्छी टीम्स ना खेलें। नॉर्मल सीडिंग दो टाइप की होती है, नॉर्मल और स्पेशल सीडिंग। नॉर्मल में स्ट्रॉन्ग टीम्स को अलग अलग हाफ या क्वार्टर में डाला दिया जाता है। वहीं अगर स्पेशल सीडिंग में बात करूं तो इसमें सीडेड टीम्स डायरेक्टली क्वार्टर फाइनल्स या सेमीफाइनल्स में एंटर करती हैं, बीच के कोई राउंड नहीं खेलती हैं। एंड फिक्सचर में सीडिंग कैसे दिखाया जाता है? फिक्सचर में सीडिंग, अगर जैसे 4 टीम को हमें सीडिंग करना है, सीड देना है, सीडिंग करनी है, तो हम उन्हें फिक्सचर के टॉप, बॉटम और मिडल पोजीशन, मतलब फिक्स पर रखेंगे। अब जैसे सीडेड टीम्स को अक्सर बाय दिया जाता है ताकि वो सीधा नेक्स्ट राउंड में खेलें। अब जैसे इफ़ आई से तुम्हारी टोटल टीम्स हैं, क्या हो गया, टोटल टीम्स इज़ 13, तो सीडेड टीम्स हमें सीड, क्वेश्चन में आता है वैसे लिखा हुआ कि कितनी टीम को सीड देना है, 4 टीम को मान लेते हैं। तो अगर हम बाय कैलकुलेट करते टाइम सीडिंग को फॉर्मूला से एडजस्ट करें, मतलब नंबर ऑफ बायज इज इक्वल्स टू 2 की पावर, है ना, माइनस जितनी टीम है माइनस जितनी सीड करनी है। ये है फॉर्मूला, समझे? Shall I tell you again? Number of by is equals to 2 की पावर माइनस जितनी टीम है उतनी, और जितनी टीम को सीड देना है वो। ये है फॉर्मूला इस टाइम। और जब हम सीडिंग का फिक्चर में सीडिंग डालते हैं तो नंबर ऑफ बाइज का फॉर्मूला ये हो जाता है। अब अगर जैसे मैंने बताया था टोटल टीम्स, अब हमें नंबर ऑफ बाइज लेने हैं, तो टोटल टीम्स 13 है, तो नेक्स्ट 2 की पावर क्या बनेगी? 16। हमने 13 ली थी ना नंबर ऑफ टीम्स, तो 16 माइनस 13, एंड कितने निकले थे हमारे? 4 हमें देना था, तो कितना हुआ? 4। नेक्स्ट अच्छा, पावर ऑफ 2 लगानी थी ना हमें, हाँ ठीक है। तो 9 बाय देने होंगे हमें, ठीक है। अब सीडिंग करते कैसे हैं? जैसे ये तुम्हारी टीम है A B C D E F एंड G,
हाफ निकालें, 1 2 3 4, 1 2 3, अच्छा जी हटा लो, रिमूव जी, ए बी सी डी ई एंड एफ, 3 का हाफ निकाल दिया। सीडिंग देते हैं, पहला सीड दिया जाएगा टॉप ऑफ अपर हाफ, ये अपर हाफ है तो इसका टॉप कौन है, ये पहला सीड यहाँ दिया जाएगा। दूसरा सीड बॉटम में दिया जाएगा लोअर हाफ के, देन तीसरा सीड लोअर हाफ के ही बॉटम में, लोअर हाफ के बॉटम ऑफ अपर हाफ में दिया जाएगा, मतलब यहाँ, देन चौथा यहाँ। ठीक है, 4 बाय सीडिंग हमने बोली थी देने के लिए तो दे दी, सिंपल बाय की तरह होती है। चलो आगे, वैसे इसमें सीडिंग ही पूछा था, मैंने ये भी बता दी कि कैसे होता है कैसे नहीं। तो सीडिंग इज सच अ मेथड इन विच अ स्ट्रॉन्ग टीम या प्लेयर आर सेलेक्टेड टू कीप देम एट अप्रोप्रिएट प्लेस इन द फिक्चर सो दैट दे डू नॉट मीट इन द अर्लियर राउंड। द ऑर्गेनाइजर must be well aware regarding the previous performance of the selected team or the players। अब आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फूड इंटॉलरेंस, यही है मैंने फ़ोटो में डाला हुआ है। फूड इंटॉलरेंस का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर चीज़ से, प्रोडक्ट से, इंग्रेडिएंट से या खाने की चीज़ से तुम्हें दिक्कत होती है और वो रिजल्ट एलर्जी में करती है या सम डिजीज़ में करती है। तो फूड इंटॉलरेंस मीन्स द इंडिविजुअल एलिमेंट ऑफ सर्टेन फूड दैट कैन नॉट बी प्रॉपरली प्रोसेस्ड और अब्जॉर्ब्ड बाय द डाइजेस्टिव सिस्टम्स। फोटो देखो, एलर्जीज़ हैं जैसे मिल्क से हो जाती है, एग से हो जाती है, पीनट से होती है, ट्री नट से होती है, फिश से होती है, स्टेल फिश से होती है, से होती है, वीट से हो जाती है। इंटॉलरेंस कई के बाद डेयरी जो हम मेन 4 में रखते हैं, जैसे लीव्स से हो गई, बीन्स खाने से होती है, डेयरी प्रोडक्ट से हो जाती है, जिसको लैक्टोस इंटॉलरेंस कहते हैं हम। ठीक, यही है, एग्जाम्पल ये लिखना, लैक्टोस इंटॉलरेंस है। व्हाट इज़ द मेन फिजियोलॉजिकल कॉज ऑफ अस्थमा, तो अस्थमा एक लंग डिजीज़ है एंड इसमें जो तुम्हारे एयर जहाँ से हवा जाती है, ये इनमें सूजन हो जाती है एंड मलगम जिसे हम कहते हैं म्यूकस वो बन जाता है एंड जिसकी वजह से ये ब्लॉक हो जाती हैं, और या फिर जो स्पेस होता है सांस लेने का वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से ये जेनेटिक फैक्टर भी हो सकता है या फिर तुम्हारा एलर्जी भी हो सकती है, लाइक साइन अस्थमा। और अस्थमा में स्टेजेस होते हैं। ठीक है, चलो व्हाट इज़ ADHD? ADHD इज़ योर, अच्छा लिखा हुआ है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। ये बिहेवियर से रिलेटेड है। ठीक, इसमें तुम्हारे जो सिम्टम्स आते हैं वो आते हैं, तुम अटेंटिव नहीं हो, तुम्हारी एक्टिविटी कुछ ज़्यादा ही हाइपर है, तुम शांत नहीं बैठ सकते, इम्पल्सिव हो। तो ये अब मेडिकल कंडीशन में इसको इंडिकेट करते हैं कि जो बच्चा स्टिल नहीं रह सकता, मतलब एक जगह पे टिका नहीं रह सकता या फोकस नहीं कर पाता या टेंशन नहीं कर पाता किसी चीज़ पे, तो दैट इज़ ADHD। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉग्निटिव डिफॉर्मिटीज़? बैक पे ये दिख रहा हो, सर पे दिख रहा हो, बच्चे का गर्दन तुम्हें स्टाइल दिख रहा हो कैसा हो, यहाँ पे सर इतना बड़ा हो, तो कॉग्निटिव डिफॉर्मिटी एक ऐसी टाइप का डिफेक्ट है जो बर्थ टाइम से ही होता है। हाँ, इनहेरिटेड नहीं होता कि मतलब पहले से चलता आ रहा है, पर बर्थ के टाइम पे हो जाता है। नाउ व्हाट इज़ बलमिया? पहले भी बताया था, एक्सेस खा के उल्टी करना। ये ईटिंग डिसऑर्डर होता है जब बंदा ज़्यादा खाता है और उसके बाद फिर वॉमिट करता है ताकि वो वेट ना गेन कर पाए। नाउ व्हाट एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कार्डियक आउटपुट? ये होता है अमाउंट या वॉल्यूम ऑफ ब्लड जो तुम्हारा दिल पंप करता है 1 मिनट में, मतलब एक मिनट में तुम्हारा दिल कितना ब्लड पंप कर पा रहा है। ठीक है जी, चलें आगे। नाउ व्हाट इज़ लैक्रिएशन? पहले भी आया हुआ है PYQ में, दिख रहा होगा। ये होता है लैक्रिएशन, जहाँ पे तुम्हें किसी शार्प ऑब्जेक्ट से या किसी शार्प इक्विपमेंट की एज से या किसी शार्प जगह से तुम्हें कट लग जाता है
और फिर वो ब्लड आने लगता है। लैक्रेशन छोटा कट भी हो सकता है और ज़्यादा डीप कट भी हो सकता है शार्प ऑब्जेक्ट से। जब तुम्हें कट लग जाए, पेपर से भी लग जाता है कट, इफ़ यू हैव नोटिस्ड एवर। नाउ विच फील्ड ऑफ स्टडी इन स्पोर्ट्स इज कॉल्ड बायोमैकेनिक्स। तो बायोमैकेनिक्स तुम्हारी बायोमैकेनिक्स द स्टडी ऑफ योर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस जो एक लिविंग सिस्टम या एक एथलीट को अफेक्ट करती हैं। स्पोर्ट्स की फील्ड में एक एथलीट के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल जो अफेक्ट पड़ता है उसकी नॉर्मल लिविंग सिस्टम में, उसको बायोमैकेनिक्स में हम पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म अग्रेशन। तो अग्रेशन एक टाइप ऑफ बिहेवियर है जो फिजिकल और फिजियोलॉजिकल दोनों हो सकता है, जो खुद से भी हो सकता है और दूसरों के लिए भी हो सकता है, इन्वायरमेंट उनका ख़राब करने के लिए। गुस्सा होता है बेसिकली अग्रेशन का मतलब, जो हम कहते हैं, जिसमें वो बंदा अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं होता या अपने साइड के इन्वायरमेंट से सेटिस्फाइड नहीं होता है, एंड उसका बिहेवियर बहुत हाई इंटेंस हो जाता है। बल्कि उसका मतलब ये नहीं होता कि वो सामने वाले को हार्म करे, बस ये होता है कि मुझे उससे ज़्यादा अच्छा होना है। नाउ व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ओह इट्स नॉट, ये दिख रहा है, हाँ, और ये वाला पिन दिखेगा, नहीं दिख रहा है, वाह, ये वाह वाह वाह, कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है, ये वाला। चलो, व्हाट इज़ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। तो अपने डिफरेंट एलिमेंट्स को एक साथ लाना, मतलब कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी परफॉर्म करना, मतलब इन दोनों का रिलेशनशिप। मतलब कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी इज द coordinative ability is the ability of the body to bring together different elements of a complex activity into an efficient relationship। मतलब coordinative ability is an ability जो एक स्पोर्ट्स पर्सन या को नंबर ऑफ ग्रुप मूवमेंट्स अच्छी करने के लिए होते हैं। मतलब अगर तुम ये फोटो में देख रहे हो, ये जंप भी कर रहे हैं, इनकी लेग पावर भी बढ़ रही है, ये अपनी बॉडी वेट को उठा रहे हैं, वो पावर भी बढ़ रही है। मतलब कई सारे एलिमेंट्स को एक साथ तुम इजीली कर पा रहे हो, कोऑर्डिनेट कर पा रहे हो। नाउ व्हाट आर द एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ द फूड सप्लीमेंट्स फॉर द एडोलेसेंट, राइट ब्रीफली। अच्छा जी, एडवांटेज लिखो पहले। लाइक ग्रोथ, डेवलपमेंट, बूस्टर, एनर्जी बूस्टर जिसे हम कहते हैं, इम्यूनिटी इम्प्रूव होती है, परफॉर्मेंस अच्छी होती है, और प्रिवेंट डिजीज़। ये एडवांटेज हो गए। अब बात करें डिसएडवांटेज की। एक्सेस आयरन एंड मैग्नीशियम तुम्हारी डाइजेस्टिव इशू ला सकता है। किसी भी चीज़ का एक्सेस तुम्हें डायरिया या फटीग बढ़ा सकता है। कुछ चीज़ों के उल्टे अफेक्ट्स भी होते हैं। फैट सॉल्यूबल जो विटामिन्स होते हैं उनसे तुम्हें फैट टिश्यूज़ कभी नहीं मिलते हैं। एंड सप्लीमेंट्स आर लेस हेल्दी देन नेचुरल फूड। ज़्यादा अच्छा है सप्लीमेंट्स लेने से तो। ये सजेशन था एक टाइप ऑफ, इस क्वेश्चन में वो बोल रहे थे तुम देना चाहते हो जो। चलो जी, बात करते हैं, इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है, पढ़ लेना। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन की डू यू थिंक दैट कंज्यूमिंग ड्रग इज़ अ सॉल्यूशन टू इमोशन फोकस प्रॉब्लम्स। तो आंसर इज नो। थर्ड है सेकंड है व्हाट वैल्यूज़ आर शोन बाय द प्रिंसिपल। वो कंसर्न है, वो सिंपैथी दिखा रहा है, वो फेथ दिखा रहा है, वो हेल्पफुल है, केयरिंग है, एंड वो अपना प्रोफेशनलिज्म दिखा रहा है और अफेक्शन दिखा रहा है। कोई से भी दो लिख देना। तीसरा
व्हाट शुड बी द एटीट्यूड ऑफ द टीचर्स एंड द पेरेंट्स आफ्टर हिज रिकवरी। अगर चोट लगी है और उसको दिखा, हाँ इसमें हम तुम लिख सकते हो पॉजिटिव एटीट्यूड, केयरिंग, सपोर्टिव, हेल्पफुल, विजिलेंट और फ्रेंडली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटीज। ओके इग्नोर दिस, बुक का था ना, मैंने लिया हुआ था तुम्हें समझाने के लिए, तो बुक स्क्रीनशॉटेड है। फिजिकल, सेंसरी, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, ये नहीं पढ़ा तो इसको रिमूव करना, हमने मेन ये वाले पढ़े हैं। तो ये लिखी हुई हैं, कोई सी भी एक्सप्लेन कर लेना, ठीक है। सब बताई हुई हैं मैंने ये पहले भी। व्हाट आर द मेजर मसल इन्वॉल्व इन रनिंग, जंपिंग एंड थ्रोइंग। तुम्हारी ग्लूट्स, फोटो में भी लिखा हुआ है वैसे तो, तुम्हारी क्वाड्रिसेप्स, तुम्हारी काफ्स, तुम्हारी हैमस्ट्रिंग, तुम्हारी कोर और बाइसेप्स तो इसमें यूज़ हो जाएगी तुम्हारी, ये वाली तो कॉमन है जो तीनों में यूज़ होगी, ठीक है। बाइसेप्स में तुम्हारी रनिंग में भी इस्तेमाल होती है, थ्रोइंग में भी इस्तेमाल होती है। मैं तो कहती हूँ यही याद लिख लेना, सब में तीनों में लिख देना। नाउ कीपिंग इन द व्यू द इंडियन आइडियोलॉजी, क्रिटिकली एनालाइज द सोशोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन एथलीट्स। फैमिली अफेक्ट करती है, स्कूल अफेक्ट करता है, कल्चर अफेक्ट करता है, तुम्हारी लैक ऑफ फैसिलिटीज़ हैं, तुम्हारा लैक ऑफ रोल मॉडल है, एंड मेन रीज़न इज़ लैक ऑफ फीमेल कोचेस। बेसिकली ये पूछ रहा था कि इंडियन आइडियोलॉजी में तुम्हारी वुमेन पार्टिसिपेशन इतनी क्यों नहीं है, तो इन्हीं रीजंस की वजह से नहीं है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फर्स्ट एड, अबाउट एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। अच्छा, फर्स्ट एड का मतलब होता है फर्स्ट हेल्प या केयर जो दी जाती है हैंड टू हैंड, ताकि इंजरी बड़ी ना हो, उसे प्रिवेंट करने के लिए। फर्स्ट एड इज़ द फर्स्ट हेल्प गिवन टू द वाउंडेड या एक्सीडेंट विक्टिम बिफोर द अराइवल ऑफ द डॉक्टर। इसका एम क्या होता है, ट्राई टू सेव द प्रीशियस लाइफ, मतलब इंजरी ज़्यादा होने से या लाइफ थ्रेटनिंग बनने से पहले बचाना। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, लाइफ बचाना, कंडीशन को और बुरा होने से बचाना, पेन से थोड़ा रिलीफ दिलाना, रिकवरी प्रमोट करना और अर्ली मेडिकल एड देना। नाउ स्पोर्ट्स इंजरीज बताई हुई हैं, सॉफ्ट टिश्यू, हार्ड टिश्यू, फ्रैक्चर, योर डिसलोकेशन, ये सब। अब सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज में तुम्हारी कॉन्ट्यूशन आ जाता है, स्ट्रेन आ जाता है, स्प्रेन आ जाता है, अब्रेशन आ जाता है एंड ब्रूशेज आ जाता है। बोन, ये टाइप्स हैं, बट इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें बोलूँगी जो तुम 3 लिख के आना, वो ये लिख के आना, सॉफ्ट टिश्यू एंड बोन इंजरी एंड तुम्हारा जॉइंट इंजरी। ये 3 कैटेगरी लिख के आना जिसके अंदर तुम लिखो, ठीक है। बोन इंजरीज में तुम्हारा आ जाएगा सिंपल फ्रैक्चर, कंपाउंड फ्रैक्चर, ग्रीन फ्रैक्चर, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, कम्युनिकेटेड फ्रैक्चर। ये जॉइंट में आ जाएगा डिसलोकेशन, तुम्हारी लोअर जॉ, शोल्डर, हिप जॉइंट एंड रिस्ट, ठीक है। प्रिवेंट कैसे कर सकते हो, प्रॉपर वार्म अप करो, प्रॉपर कूल डाउन करो, कंडीशनिंग अच्छी करो, अपने जब तुम्हें थकान हो जाता है तो खेलना बंद करो, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू खेले जा रहे हो। ऑफिशियल्स तुम्हारे अच्छे हों, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट अच्छे हों, ग्राउंड अच्छा हो, साइंटिफिक नॉलेज हो गेम की, इक्विपमेंट अच्छे पहन रखे हों एंड गुड क्वालिटी के हों, और यूज़ करो उन इक्विपमेंट्स को तुम खेलते वक्त। नाउ एक्सप्लेन द 8 फुट अप एंड गो टेस्ट। सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है 50+। इसका पर्पस होता है तुम्हारी स्पीड, एजिलिटी और डायनेमिक बैलेंस देखने के लिए। इक्विपमेंट क्या चाहिए, एक चेयर चाहिए जो 44 इंच की बड़ी हो ऐसे में, स्टॉप वॉच चाहिए, कोन चाहिए, मार्कर चाहिए, मेजरिंग टेप चाहिए और एक खाली एरिया चाहिए। प्रोसीजर क्या है, एक चेयर रखो दीवार के पास, कोन रखो, ये जो ये डिस्टेंस है, ये जो ये डिस्टेंस है ये तुम्हारा 8 फीट होना चाहिए। एंड उस पार्टिसिपेंट को बोलो पहले बैठे, हाथ और नी बिल्कुल रेस्ट करके बैठे,
फिर गो के कमांड पे खड़ा हो, स्टार्ट वर्क करे इधर, एंड जितना जल्दी पहुंच सके उस कोन तक वो टच करके वापसी आके बैठ जाए। टाइम नोट करना है, 2 ट्रायल देते हैं पार्टिसिपेंट को, बस यही है। ये रहा, ये हमारे में नहीं है कॉम्बिनेशन टूर्नामेंट, आई नो ये, बट ऑफ कोर्स मैं बोलती हूँ कि 11th 12th BA और BPED इन सब का है, तो उन सब के लिए तो है, तो ये देख लेना, ठीक है। आई हैव रिटन ऑल द इन्फॉर्मेशन, और कैसे बनेगा वो भी, ठीक, कि तुम्हारी नंबर ऑफ टीम 16 है, ग्रुप बनेंगे तुम्हारे 16/4 बटके, मतलब 4 ग्रुप बनेंगे, तो सब लिखा हुआ मैंने, देख लेना। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ, अच्छा मैंने लॉर्डोसिस में तुम्हें पिछले उसमें समझाया, तो मैं यही चीज़ बता रही कि तुम्हारी स्पाइन ऐसे डिवाइड हो रखी है पार्ट्स में, तो तुम्हारे लॉर्डोसिस यहाँ होता है, काइफोसिस यहाँ होता है, ठीक है ना। नाउ व्हाट आर द कॉजेज ऑफ बैक पेन, उसका एक्सप्लेनेशन और ये सब बताना है। चलो जी, कॉजेज हो सकते हैं ओवरवेट, लैक ऑफ एक्सरसाइज, गलत बैठना उठना, पॉस्चर, फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, स्ट्रेस ज़्यादा हो बैक पे दिया हुआ, और प्रॉपर वार्म अप और कूल डाउन ना हो। आसन जो हम इसके लिए कर सकते हैं, दैट इज़ योर अर्धमध्य सेंद्रासन, वक्रासन, सालाबसासन है, ताड़ आसन है, और भुजंगासन है, ठीक है जी। नाउ इनके प्रोसीजर और वो मैंने पढ़ाए हुए हैं, क्योंकि मैं रिपीट करूँगी बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा एंड बोर लगेगा तुम्हें, तो लिख लेना, रिसेंट वीडियोस से देख लेना, 1 शॉट्स जो पढ़ी हैं वो, मतलब 1 शॉट्स नहीं तो लेक्चर ही पढ़े हैं वो तो। चलो जी, डिफरेंट स्टेजेस बताने हैं ग्रोथ के। पहले हम इसमें बात करें, तुम्हारा 1 से 2 साल जिसे हम कंसीडर करते हैं, यहाँ तुम्हारी ग्रोस मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होती हैं, सिटिंग, क्रॉलिंग, एक ऑब्जेक्ट तक तुम्हें रीच कराना, थ्रोइंग, कैचिंग, बॉल को किक कराना, ऑब्जेक्ट्स या टॉयज से खेल खिलाने। ये अर्ली चाइल्डहुड जो हम बात काउंट करते हैं वो 3 to 7 करते हैं, जहाँ तुम्हारी कोऑर्डिनेटिव एक्टिविटीज़, हम मूवमेंट स्किल्स और एटलीस्ट 60 मिनट्स डेली तुम्हें कुछ एक्टिविटी कराते हैं, एंड और टीवी सिर्फ एक लिमिटेड दिखाना चाहिए 1 to 2 आवर्स। लेटर में हम 8 to 12 बात करते हैं, इसमें तुम्हारी प्रॉपर हम स्टार्ट करा देते हैं एज अ कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग, कूदना, न्योरेंस, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, कोऑर्डिनेशन, बैलेंस, सॉरी, रनिंग, कैचिंग वगैरह सब, ठीक है जी। नाउ राइट इन डिटेल अबाउट द वेरियस टेस्ट आइटम्स एंड टेस्ट अमेरिकन। हाँ, ये मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फ़ोटो लगा रखी है, तो सारे टेस्ट हैं। अपार टेस्ट में क्या आता है, तो ये तुम्हारा स्कूल स्टूडेंट के कराते हैं अराउंड 17 ईयर्स की एज से। इसमें हम पुलअप, सिटअप, शटल रन, स्टैंड, इसको क्लास 12th का फिजिकल और 11th का फिजिकल का प्रैक्टिकल भी कहते हैं। पुलअप्स हैं, सिटअप्स है, शटल रन है, स्टैंडिंग लॉन्ग जंप है, 50 मीटर डैश है, एंड 6 यार्ड रन या वॉक है। ऊपर फोटो देख लेना, लिखा हुआ है। नेक्स्ट, व्हाट आर द लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स ऑफ लॉन्ग टर्म। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम के लिए तुम्हारी हार्ट रेट बढ़ जाती है, तुम्हारी रेस्टिंग हार्ट रेट घट जाती है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाती है अगर तुम रेस्ट पे होते हो, और कार्डियक आउटपुट अच्छा आता है, इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड फ्लो इंक्रीज़ हो जाता है, ब्लड प्रेशर डिक्रीज़ हो जाता है, इसको क्या कहते हैं हम जो घटता है, हाँ, ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाता है, रिकवरी रेट अच्छी हो जाती है, एंड हार्ट रिस्क से तुम दूर रहते हो। नाउ व्हाट इज़ दी एरोडायनेमिक एंड डिस्क्राइब द बेसिक फोर्सेस ऑफ एरोडायनेमिक। इसको हम इससे समझ लेते हैं। तो एरोडायनेमिक्स ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब एरर होता है, जिसका मतलब है एयर। दिस एरो में एरर मीन्स एयर। डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो कलेक्टिवली ये बनता है द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एयर। मतलब एक ऑब्जेक्ट एयर के अराउंड कैसे कर रहा है। सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो फ्लो ऑफ एयर मतलब प्रोजेक्टाइल। उस ऑब्जेक्ट का, अगर तुम्हें याद हो मैंने प्रोजेक्टाइल पढ़ाया था पिछले उसमें, किसी सब ऑब्जेक्ट को तुम फेंक रहे हो जिस स्पीड और डायरेक्शन से, तो उसके अराउंड जो फ्लो ऑफ एयर है वो कैसा है। ठीक है, ये है एरोडायनेमिक्स। इसके बेसिक फोर्सेस क्या होते हैं। तुम्हारा लिफ्ट एयर रेसिस्टेंस मतलब किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर पुश करना। सेकेंड, वेट या हेडविंड मतलब कितनी ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन आ रही है अर्थ से।
थर्ड, ड्रैग या टेल विंड, इसमें मतलब वो ऑब्जेक्ट कितनी जल्दी स्लो डाउन होने की कोशिश कर रहा है। एंड थ्रस्ट मतलब फोर्स जो अपोजिट ड्रैग दे रही है उसे। ठीक, लिखा हुआ है यहाँ पे, फोटो दिख रहा होगा तुम्हें। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सर्किट ट्रेनिंग एंड ड्रॉ द डायग्राम ऑफ 10 स्टेशन। पहले भी बताया हुआ है, सर्किट ट्रेनिंग में कई सारे टाइप्स ऑफ एक्सरसाइजेज हम परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा एंड्योरेंस भी बढ़े एंड कई सारी चीज़ों को हम इन टॉक कर सकें। मतलब एंड तुम्हें लोड कैसे बढ़ाना चाहिए सर्किट ट्रेनिंग में, नंबर ऑफ रेपिटेशंस बढ़ा लो पर एक्सरसाइज, फ्रीक्वेंसी बढ़ा लो, एडिशनल लोड बढ़ा लो, एंड इंटरवल जो दोनों एक्सरसाइज के बीच में हो उसे घटा लो, नंबर ऑफ राउंड्स इंक्रीज कर लो। मैंने पहले भी बताया है क्या क्या तुम इंक्लूड कर सकते हो, जैसे पहला डंबल कर्ल, फिर डेडलिफ्ट, फिर क्लीन, फिर स्टेयर क्लाइंबिंग, फिर शटल रन है, फिर स्किपिंग है, फिर पुशअप है, फिर हडल जंप है, फिर सिटअप है, फिर जॉगिंग है। ये एक पूरा स्टेशन बन गया 10 का। तो बस यही है। सो या दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट PYQ के साथ। एंड पेड बैचेस बच्चों के लिए रोज़ रिमाइंडर डाल रही हूँ मैं, जिन्होंने पेड बैच लिए हैं। आई विल इन्फॉर्म दोज चाइल्ड, दो स्टूडेंट्स की 8:30 PM 25 Jan से स्टार्ट होंगी क्लासेस तुम्हारी। विल सी यू ऑन द गूगल मीट एंड लिंक भी आपको मेल पे आएगी। एंड और किसी को पेड बैच लेना हो तो दीज आर द इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ कॉन्टैक्ट ऑन दिस मेल गिवन, वी विल प्रोवाइड यू। पेड बच्चों मिलते हैं आपको 25 से गूगल मीट पे। एंड या दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।